नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली वीडियो तक हमने तद्धित प्रत्यय के साथ व्याकरण के बारे में पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक आज, छंद शास्त्र। छंद मूल रूप से छंदस शब्द बनता है। छंदः छद धातु से घय प्रत्यय करने पर ये रूप बनता है। छद धातु का अर्थ होता है ढकना, आवरण। तो छद धातु ढकने या आवरण अर्थ में आती है। तो छंद की परिभाषा क्या बनती है? कोई भी कवि है वो अपना काव्य लिखना प्रारंभ करने से पहले, काव्य दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से पद्य, गद्य, और एक तीसरा नाटक आ जाता है गद्य पद्य मिश्रित आता है। तो गद्य, पद्य और गद्य, पद्य में है वो कवि को छंदों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है पद्य रचना करते समय। तो छंद होता क्या है? छंद होती है एक तरह से गणना, वर्णों की गणना या मात्राओं की गणना। तो नियमों में बंधे हुए पद्य को छंद कहते हैं। निश्चित वर्णों में निश्चित संख्या के वर्णों की निश्चित संख्या हो जिसमें, या जिनमें निश्चित मात्राएं हो, वो पद्य है, वो छंद युक्त कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि छंद हम गणना किस प्रकार से करते हैं? तो छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में है वो वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद में है वो मात्राओं की गणना की जाती है। अब छंद में वर्णों और मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो यहाँ पर अपने एक अंग्रेजी में एस आकार का ये चिन्ह आता है वर्णों अथवा मात्राओं की गणना के लिए। एक आता है अंग्रेजी में छोटे एल आकार का चिन्ह। तो अंग्रेजी में जो एस आकार का चिन्ह आता है उसको हम गुरु कहते हैं, और एल आकार का, छोटे एल आकार का जो चिन्ह आता है उसको हम लघु कहते हैं छंद की भाषा में। तो अब गुरु और लघु, कौन कौन से वर्णों को हम गुरु कहेंगे, कौन कौन से वर्णों को हम लघु कहेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहले यहाँ देखिए वर्णिक छंद अपन ने लिखा जिसमें अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत तिलका, ये सारे छंद है वो वर्णिक छंद में आते हैं। मात्रिक छंद में अपन अपने सिलेबस में जो एक छंद है वो पढ़ते हैं आर्या छंद मुख्य रूप से। तो मात्राओं की किस प्रकार से गणना करेंगे और वर्णों की किस प्रकार से गणना करेंगे ये अपन देखते हैं। तो इसमें कुछ नियम आते हैं जिनके आधार पर हम वर्णों को लघु और गुरु मात्रा में बांटते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है कि ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण का मतलब है जिस वर्ण में ह्रस्व अच की मात्रा हो उस वर्ण को हमेशा हम क्या करेंगे? लघु लिखेंगे, लघु का चिन्ह लगाएंगे उस पर। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं कमल। तो कमल में देखिए क में ह्रस्व अ की मात्रा आ रही है, म में ह्रस्व अ है, ल में ह्रस्व है, यानी तीनों में ह्रस्व अच आ रहा है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? लघु कहलाएंगे। उसी प्रकार से फिर अपने आता है कि दीर्घ वर्ण यदि आ रहा हो तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। दीर्घ वर्ण का मतलब दो मात्राएं, गुरु का मतलब दो मात्राएं हो गई। तो यहाँ पर जैसे देखिए आशा, तो यहाँ पर आशा ये जो शब्द इसमें दीर्घ आ रहा है, स में दीर्घ आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? गुरु कहलाएंगे। दूसरा नियम ही हो गया, यानी ह्रस्व वर्ण हमेशा लघु होगा, दीर्घ वर्ण हमेशा गुरु होगा। तीसरा अपना आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण हमेशा है वो गुरु कहलाएगा। अब संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण का मतलब है कोई भी ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्ण, दीर्घ है तो वैसे ही गुरु होगा, तो ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्ण हो उससे परे कोई भी हलंत वर्ण, जिसको अपन कहते हैं आधा वर्ण, हलंत वर्ण या आधा वर्ण या हल्प वर्ण आता हो वो, या अनुस्वार आ जाए उससे परे, या
अनुनासिक आ जाए या विसर्ग आ जाए तो वो वर्ण कहलाता है संयुक्त वर्ण। जैसे ये जो संयुक्त वर्ण है इसको ही अपन उदाहरण के रूप में लें, देखिए संयुक्त, संयुक्त। अब यहाँ देखिए स में अ रस्व आ रहा है, इसका मतलब पहला नियम रस्व वर्ण क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। तो रस्व वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो उसके परे अनुस्वार, आधा वर्ण, अनुनासिक या विसर्ग आएगा, क्या करेंगे अपन उसको गुरु करेंगे। तो यहाँ पर अनुस्वार आ रहा तो यह है तो अरस्व अ, लेकिन अनुस्वार आने के कारण ये क्या हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया, और संयुक्त वर्ण होने के कारण इसको हम क्या करेंगे, गुरु करेंगे। अब यहाँ पर लघु नहीं होगा। उसी प्रकार से यु, य में उ आ रहा है, उ है वो अरस्व है इसलिए लघु होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या आ रहा, आधा वर्ण आ रहा, आधा तो ये क्या कहलाएगा, संयुक्त, इसको एक वर्ण माना जाएगा। छंद में हमेशा वर्णों की गणना, आधे वर्णों को छंदों में नहीं गिना जाता है वर्ण गणना में, ये ध्यान रखना है, आधे वर्ण को नहीं गिना जाएगा। आधा वर्ण है वो पहले वाले वर्ण के साथ मिलके एक वर्ण कहलाएगा और वो कहलाएगा संयुक्त वर्ण। तो यहाँ पर यू और आधा जो क है वो एक वर्ण कहलाएगा और अब ये कहलाएगा संयुक्त वर्ण। तो यू है वो लघु होना चाहिए, लेकिन आधा क आने के कारण ये संयुक्त वर्ण हो गया, और संयुक्त वर्ण होने के कारण इसको हम क्या करेंगे, गुरु लिखेंगे। उसी प्रकार से त में ह्रस्व आ रहा है, ये भी लघु होना चाहिए, लेकिन इससे परे भी क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। तो विसर्ग आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया, और संयुक्त वर्ण होने के कारण इसको भी क्या करेंगे अपन, गुरु करेंगे। तो इस प्रकार से संयुक्त वर्ण जहां भी आएगा वहां पर उसको हम गुरु करेंगे। संयुक्त वर्ण का मतलब ह्रस्व या दीर्घ वर्ण जो भी आ रहा है उससे परे इन चारों में से कोई भी होगा तो वो संयुक्त वर्ण कहलाएगा। आधा वर्ण, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, ये छंदों में वर्णों के रूप में इनकी गणना नहीं होती है। जो पूरे वर्ण आएंगे जिसमें अच मिला हुआ होगा पूर्ण रूप से, वो ही स्वर है, वर्ण है, छंदों में गणना की जाएगी। फिर चौथा नियम आता है कि यदि हम एक पद, एक छंद में 4 चरण होते हैं, अनिवार्य रूप से 4 चरण या 4 पाद जिसको कहते हैं वो होते हैं, तो छंद गणना करते समय या छंद में लघु गुरु की मात्रा लगाते समय या छंद में गण चिन्ह लगाते समय, गण चिन्ह अपन पढ़ेंगे, गण चिन्ह क्या होते हैं, गण चिन्ह लगाते समय यदि कहीं पर भी छंद भंग हो रहा हो, कहां पर, अंत में चरण के अंत में, एक पाद या चरण के अंत में छंद भंग की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, यानी कि छंद भंग का मतलब है यहाँ पर चरण के अंत में, चरण के अंत में यदि वास्तविक रूप से तो आ रहा है लघु, लेकिन हम लघु की जगह गुरु हो जाता है तो अपने छंद के नियम के अनुसार वो चरण सही हो जाता है, तो उस स्थिति में लघु को अपन गुरु कर सकते हैं। या अंत में गुरु आ रहा और लघु की आवश्यकता है और लघु करने से छंद सही हो जाएगा चरण, तो अपन गुरु को लघु कर सकते हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ पाद या चरण के अंत में ही होगा। मध्य में यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसका मतलब अपना उदाहरण गलत है, हमने किसी भी वर्ण को गलत लिखा, इसीलिए मध्य में इस प्रकार से कंडीशन बन रही है कि अपना छंद भंग हो रहा है। छंद भंग होने की स्थिति में पाद पूर्ति करनी हो और लघु आरा और गुरु की आवश्यकता होने पर अपने छंद चरण पूरा हो जाता है तो अपन लघु को गुरु कर सकते हैं, या गुरु आ रहा है लेकिन लघु करना है तो छंद पूरा सही हो जाता है तो अपन गुरु को लघु कर सकते हैं। लेकिन ये जो चौथा नियम अपन लिख रहे हैं ये सिर्फ एक चरण के अंत में ही आएगा तो ही अपन कर सकते हैं, बीच में कहीं भी ये नहीं होगा। तो मुख्य रूप से लघु कौन सा वर्ण होगा, गुरु कौन सा वर्ण होगा, ये 4 नियम है। ह्रस्व वर्ण हमेशा लघु कहलाएगा, दीर्घ वर्ण हमेशा गुरु कहलाएगा, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण का मतलब है ह्रस्व दीर्घ वर्ण के बाद में आधा वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग यदि आता है तो वो संयुक्त वर्ण कहलाएगा और उसको हमेशा हम क्या करेंगे, गुरु करेंगे। और पाद या चरण के अंत में छंद भंग की स्थिति में यदि लघु को गुरु अथवा गुरु को लघु करने की आवश्यकता पड़े तो आपस में अपन इनको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक चरण के अंत में ही होगा, मध्य में कहीं नहीं हो सकता है।
अब अपन आते हैं गण चिन्ह पे। गण चिन्ह अपन ने लिखा है कि गण चिन्हों के आधार पर अपन लघु गुरु कर सकते हैं। तो गण चिन्ह किस प्रकार से क्या होते हैं ये देखते हैं अपन। गण चिन्ह के लिए एक सूत्र आता है बिल्कुल सरल सा, आप उस सूत्र को कंठस्थ कर लें, उसके आधार पर अपन गण चिन्ह है वो आराम से बना सकते हैं। कुल मूल रूप से 8 गण चिन्ह होते हैं, जिसमें ये सूत्र आता है, देखिए, य माता राज भान सलगम, य माता राज भान सलगम, यमाता राज भान सलगम, ये सूत्र है। अब देखिए इसमें गण चिन्ह अपन कैसे करते हैं। जैसे अभी लघु और गुरु की जो मात्राएं अपन ने पढ़ी है उसी के अनुसार अपन इसमें करेंगे कि लघु गुरु की मात्रा लगा करके एक गण चिन्ह में 3 लघु गुरु का जोड़ा होता है। यानी लघु तीनों लघु हो सकते हैं, तीनों गुरु हो सकते हैं, 2 लघु 1 गुरु हो सकता है, 2 गुरु 1 लघु हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ये आएगा। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, य का मतलब यहाँ अपन करते हैं यगण, य का मतलब यगण। अब यगण में क्या क्या चिन्ह होंगे, य से लेकर के इसके आगे वाले 2 वर्ण और ले लो, तो य माता 3 वर्ण हो गए। इन तीनों वर्णों पर अपन हम लघु गुरु की मात्राएं लगाएं, वो यगण कहलाएगा। तो य यहाँ पर क्या आएगा, लघु। पहला नियम अपने लिखा, रसु वर्ण क्या होता है, लघु होता है। दूसरा दीर्घ वर्ण आ रहा है, तो दीर्घ वर्ण अपन ने क्या लिखा था, गुरु होता है। ये भी दीर्घ वर्ण आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुरु। तो अब एक 3 का एक जोड़ा बन गया अपने पास। तो यगण में लघु गुरु गुरु, ये हो गया यगण। ठीक है, फिर आते हैं अपन मा यानी यहाँ मगण, मगण। तो इसी में आगे माता रा, आगे वाले 2 वर्ण, तो मा ता रा। तो यहां पर देखिए मा गुरु है, ता गुरु है, आगे रा में भी दीर्घ आ रहा, दीर्घ स्वर आ रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। तो ये 3 का जोड़ा बन गया मगण में, गुरु गुरु गुरु। क्लियर। उसके बाद में आता देखिए ता का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, तगण। तो इसमें भी आगे के 2 वर्ण ले लो, ता रा ज तक चलेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए ता गुरु रा गुरु, ज क्या कहलाएगा, लघु। तो ये 3 का जोड़ा बन गया अपने तगण में, गुरु गुरु लघु। उसके बाद में आ रहा है रा का मतलब क्या कहलाएगा, रगण। ये हो गया अपने रगण। तो इसमें भी रा से आगे 2 वर्ण ले लो, तो रा ज भा तक चलेंगे अपन। तो रा गुरु ज लघु, भा क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। तो अपने पास रगण में क्या हो गया, गुरु लघु गुरु। उसके बाद में क्या आ रहा है, ज। तो यहाँ आ जाते हैं अपन अब जगण में। जगण में भी वही आगे के 2 वर्ण, ज भा, और यहाँ आ जाएगा न। तो यहाँ पर देखिए लघु गुरु और न भी क्या कहलाएगा, लघु कहलाएगा। लघु गुरु लघु। फिर उसी प्रकार से अपन चलते आगे आते हैं। तो आगे कौन सा वर्ण आता है अपने, भा। तो भा न स लघु, भा का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बगण। तो गुरु लघु लघु, तो ये हो गया गुरु लघु लघु। फिर आते हैं अपन न पे, तो ये हो गया नगण। नगण में न स ल, यहां तक आ जाएंगे। तो न लघु स लघु ल लघु, तो ये तीनों लघु हो जाएंगे, ये तीनों लघु। उसके बाद में आते हैं अपन सगण पे। तो सगण में देखिए स ल और ये ग म, आधा वर्ण आ रहा, संयुक्त वर्ण हो गया। तो ये लघु ये अब क्या कहलाएगा, गुरु। रसुआ की मात्रा, लेकिन बाद में क्या आ रहा, आधा म आ रहा, तो संयुक्त वर्ण हो गया। और संयुक्त वर्ण वो एक वर्ण माना जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गुरु। तो लघु लघु गुरु। ल का मतलब लघु और ग का मतलब गुरु। तो ये 8 गण चिन्ह होते हैं, यगण मगण तगण रगण जगण बगण नगण सगण। अब इनके आधार पर भी आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो एक सवाल आ गया कि आदि गुरु क गण, आदि गुरु कौन सा गण है, आदि गुरु। आदि का मतलब होता है प्रथम, पहला, मध्य, अंत। आदि मध्य अंत।
तो आदि गुरु कौन सा है? तो आदि गुरु का मतलब है, आदि में अपन ने गुरु कर दिया, अब आदि गुरु का मतलब हो गया, अब बाकी के दोनों क्या है? लघु। तो बाकी के दोनों लघु, तो गुरु लघु लघु। अब गुरु लघु लघु में कौन सा गण आता है? देखिए बताओ, गुरु लघु लघु, ये रहा बगन, गुरु लघु लघु बगन। तो आदि गुरु का गण बगन। उसी प्रकार से आ जाता है कि आदि लघु का गण। तो आदि लघु का मतलब होता है पहला वर्ण है वो लघु, बाकी के दोनों क्या कहलाएंगे? दीर्घ कहलाएंगे। ये आ गया ये गण। उसी प्रकार से आ जाता है मध्य गुरु, मध्य गुरु। तो मध्य गुरु का मतलब मध्य में गुरु, बाकी दोनों तरफ क्या होंगे? लघु। तो कौन सा चिन्ह आता है इसमें? देखिए लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु में आ जाएगा आपके जगन। उसी प्रकार से यदि आता है अंत गुरु, अंत गुरु, तो अंत में गुरु, बाकी दोनों लघु। तो लघु लघु गुरु में क्या आता है? लघु लघु गुरु में सगन। ठीक है, इस प्रकार से ये पूछे जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएंगे अपने गण चिन्ह। यह माता राजबान सलगम, इस सूत्र के आधार पर अपने 8 गण चिन्ह है वो अपन यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से मात्रिक छंद में कौन कौन से किस प्रकार से अपन मात्रिक छंद में करेंगे, उस प्रकार से अपन अगला छंद जो आर्या छंद है मात्रिक छंद, उसको अपन अगले वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृत।